जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में साथियों पूरे सिलेबस को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को पता है साथियों, जो आपका सिलेबस दे रखा है एसएससी एमटीएस एग्जाम में, आपको पता है साथियों, सबसे पहले जीके के आपके सामने 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और फिर मैथ के क्वेश्चन होंगे। ठीक एग्जाम के अनुसार मैंने ये पेपर को तैयार किया है। सबसे पहले जीके, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, और फिर मैथ। आप चेक करिएगा साथियों कि जीके के इन 25 सवालों में से क्या स्कोर आपका रहता है। क्या 13 से 14 का स्कोर आपका रहता है? अगर इतना रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता, तेंदुआ, बाघ। अगर आपका जवाब साथियों बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आपका जवाब बाघ है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या शहर जो है ना, ये बहुत फेमस साथियों नगरी है। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है सरयू नदी के तट पर स्थित है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बहुत पूछा जाता है बार बार कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो डिब्रूगढ़ शहर स्थित है साथियों। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? क्या वाराणसी को कहते हैं, प्रयागराज को, अलीगढ़ को, या कानपुर को? तो मैं कहूंगा साथियों कानपुर को कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। और कानपुर कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए, कह रहे झीलों की नगरी, क्या साथियों झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? फटाफट मुझे बताइए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। झीलों की नगरी की अगर बात करें तो साथियों उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। अगला देखिए, बताइए फोर्ट विलियम साथियों ये कहां पर स्थित है? बताइए। तो ये कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा ये कोलकाता में स्थित है, फोर्ट विलियम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो दार्जिलिंग आपका जवाब हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों चेन्नई में स्थित है। कहां पर? चेन्नई में स्थित है भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान अगर आपसे पूछे तो साथियों कहां पर स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा में कहां पर? तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। यह सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो। तो खजुराहो किस राज्य में स्थित है? साथियों मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में कहूंगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो। अगला देखिए, जयपुर में एक महल है, ठीक है, जिसे सवाई प्रताप के द्वारा बनवाया गया था, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। उस महल का नाम क्या है? मैं कहूंगा उस महल का नाम सातु हवा महल है। तो हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। के प्राचीन बंदरगाह सोपारा ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साथियों बताइए। तो यह पता कहां पर स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अगर आपसे कभी भी पूछे तो आपको मुंबई बंदरगाह बता देना है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो किसके नेतृत्व में साथियों? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम, आप लोग याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया था। अगले नंबर का सवाल है, अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? साथियों बताइए। तो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर कर दी गई थी? तो कहां पर कर दी गई थी साथियों? पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। किनकी हत्या? लॉर्ड मेयो की हत्या। कब? 1872 में। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है साथियों, अभी आपके सामने करंट अफेयर के भी क्वेश्चन में लेकर आए हो। 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जीके के और 5 क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर के, तो उनको भी देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में 5 से 6 7 तक करंट अफेयर के सवाल साथियों पूछे जा सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यानी कि जैसा आपका पेपर होगा, अगर आप यहां से पढ़ाई करते हैं, मेरा मानना है कि जीके आप बहुत अच्छी करोगे। उसके अलावा इंग्लिश आपको ऐसी पढ़ा दूंगा कि ये समझ लीजिए 25 सवाल आएंगे और 25 में से 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। रीजनिंग और मैथ में मैं आपको साथियों इतना पढ़ा दूंगा कि जो आपका 5 भरे का लेवल है उतना साथियों कर दूंगा। जीके भी आपकी शानदार करवा दूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को
सब्सक्राइब कर लिया और जो वीडियो मैं आपको दूं उसमें जो क्वेश्चन है उनको आपने तैयार कर लिया तो ये समझ लीजिए पेपर आपका पास कहलाएगा, पेपर आपका ये एमटीएस का साथ क्रैक हो जाएगा। क्योंकि ये आईएएस का पेपर नहीं, इसके लिए बहुत अधिक नहीं पढ़ना है आपको, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। चलिए इस सवाल की बात करें, कह रहे कि ये कथन, कौन सा कथन, कि मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है, ये किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ये बात पता किसने कही थी? लाला लाजपत राय के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला सवाल देखिए, करके भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बात चल रही है, तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये किस संबंध में होती है? तो ये किस संबंध में होती है? ये साथियों साधारण विधेयक के संबंध में होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं बताइए? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं? नहीं। राज्यपाल की सलाह से मुख्यमंत्री करते? नहीं। उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल करते? बिल्कुल सही साथियों, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल साहब करते हैं। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे विद्युत चुम्बकों का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? तो विद्युत चुम्बक का इस्तेमाल लाउडस्पीकर में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है, विद्युत घंटी में भी किया जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर्स में नहीं किया जाता है। अब नहीं किया जाता है तो यही आपका आंसर है। अब करंट अफेयर के कुछ सवाल देख लीजिए, कह रहे कि किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए आईएसएसए पुरस्कार जीता है? तो अपने भारत ने ही साथियों आईएसएसए पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है? तो भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। राइट आंसर आपका बी होगा। भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में तेजी से हो रहे विस्तार को देखते भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव करते हुए, ये थोड़ा सा कट गया है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, जो मेन सवाल था वो मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए, इसके बाद यही लिखा होगा, ये जो सवाल है ना इसके बाद यही लिखा होगा, करते हो कि भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना आरबीआई ने की है, ये लिखा होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको याद रखना है साथियों, डॉक्टर आर्थर जेम्स इनका नाम है और इनको तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो मैं कहूंगा साथियों इन्होंने रजत पदक जीता है। ये भी अच्छा सवाल है, आ सकता है। अगला देखिए, किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए आईएसएसए पुरस्कार जीता है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था साथियों, अपने देश भारत ने जीता है। राइट आंसर आपका ए होगा, ए नहीं बल्कि बी होगा। चलिए साथियों, अब उसके बाद 25 सवाल यहाँ पर हो चुके हैं। अब इंग्लिश के पूरे साथियों 25 टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25/25 का अगर आप स्कोर करना चाहते हैं साथियों वाकई में, तो आज के इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख कर जाइएगा। पूरे 25 टॉप लेवल के मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। देखिए फैटल लिखा हुआ है, फैटल की स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल का मतलब होता है साथियों घातक। अच्छा यहाँ पर टैकल लिखा हुआ है, टैकल की स्पेलिंग ऐसे नहीं होती है, TACKLE होती है और इसका मतलब क्या होता है साथियों? उलझना। इसको हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं साथियों? इसको हिंदी में हम लोग यहाँ पर उलझना कह सकते हैं। ब्रिटल की अगर बात करें, ब्रिटल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है साथियों? क्रूर, क्रूर कहते हैं। और मेटल की अगर बात करें, मेटल का मतलब तो आपको मालूम होना चाहिए, धातु कहते हैं। तो कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर बी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है। गलत है तो यही आपका आंसर है। मैंने आपको इससे जितनी जानकारी दी है ना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अगर आपको ये सारी चीजें मालूम है ना, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। कह रहे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है अट्रैक्ट है, आपको इस वर्ड का बताने साथियों सिनोनिम क्या होगा। देखिए कहते नहीं अट्रैक्शन, यानी कि मैं अट्रैक्ट हो गया, उसको देखकर साथियों मैं आकर्षित हो गया, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। अब कौन से मीनिंग का मतलब होता है आकर्षित? देखिए रिपेल की अगर बात करें, रिपेल का मतलब होता है पीछे हटाना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, पीछे हटाना इसका मतलब हो जाएगा। डिस्गस्ट की अगर बात करते हैं, डिस्गस्ट का मतलब होता है कहते नहीं डिस्गस्टिंग, यानी कि घृणात्मक है, तो घृणा
प्रिवेंट की अगर बात करें, प्रिवेंट का मतलब होता है साथियों रोकना, प्रिवेंट का मतलब रोकना। इंटाइस की जब हम बात करते हैं, इंटाइस का मतलब होता है साथियों लुभाना। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आकर्षित का ये सिनोनिम हो जाएगा, अर्थात अट्रैक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंटाइज हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक इडियम आपको दे रखा है टू बियर फ्रूट, इसका मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए एक जब कोई अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट जब आता है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट साथियों जब आता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, टू बियर फ्रूट। अब आपको बताएं टू एक्सेप्ट द ट्रुथ ये होगा नहीं, टू बी क्रिएटिव ये होगा नहीं, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट ये होगा बिल्कुल साथियों, सकारात्मक परिणाम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिला कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, यानी कि वी हैव डिसाइडेड, हम डिसाइड कर चुके हैं, टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव, यानी कि लॉन्ग ड्राइव पर जाना विद आवर फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने खाली जगह देखी और लॉन्ग आ गया, मैंने सारा पढ़ा, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ड्राइव ही आना चाहिए। तो ड्राइव क्या ऑप्शन में है, और ऑप्शन में भी ड्राइव है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक लाइन आपको दे रखी, एक लाइन का आंसर आपको वन वर्ड में देना है। गिविंग ऑर्डर इन ए मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है एक ऐसा जो परमिट हो जाए, जो स्वीकार हो जाए, उसका रिफ्यूजल ना हो, उसको मना ना किया जाए। यानी कि अगर मैं आपको कोई ऑर्डर दूं तो आप उसको मना नहीं कर सकते। इसको क्या कहा जाता है, इसको तानाशाही कहा जाता है। अरे भाई अगर मैं आपको कोई ऑर्डर दूं, कोई काम करने को कहूं, अगर वो काम सही हो तो आप करना, अगर गलत हो तो मत करना। लेकिन अगर तब भी मैं आपसे फोर्स करूं तो लोग मुझे कहेंगे मैं तानाशाही कर रहा हूं। तो इसका मतलब वही हो जाएगा तानाशाही, यानी कि डिक्टेटर इसका मतलब हो जाएगा। तो मैं कहूंगा डिक्टेटर टाइप वर्ड कहां पर लिखा हुआ है, डिक्टेटोरियल ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तानाशाही, है ना। गिविंग ऑर्डर, ऑर्डर दे रहा है, परमिट्स करना है उसको, रिफ्यूजल नहीं करना है। तो कुल मिला के आंसर आपका ए होगा। तो उसके बाद देखिए करके सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही आपको लग रही है। मैकेनिज्म कैसे लिखा जाता है, तो मैकेनिज्म की स्पेलिंग जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है ना, ए में लिखी हुई है मैकेनिज्म, ये सही होगी। देखिए ई नहीं आएगी, ए आना चाहिए यहाँ पर। देखिए जरा कोई ऐसा वो ऑप्शन लिखा हो जहां पर ए है तो ये तो गलत हो जाएगी। ए यहां पर है लेकिन MECHA ये साथियों गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ ए यहां पर लिखा और निज्म भी सही और मैक भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले की वर्तनी आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब आपको एंटोनिम बताना है एक वर्ड का, एक वर्ड का। कहते नहीं बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, यानी कि बड़ा अजीब सा मुझे यहाँ पर लग रहा है, तो इसकी हिंदी होती है साथियों अजीब, ऑकवर्ड की। अब यहां पर आपको इसका सिनोनिम एंटोनिम बताना है, सिनोनिम एंटोनिम बताना है साथियों। क्या इसका एंटोनिम बल्कि होगा, बल्कि का मतलब पता क्या होता है, बड़ा, बल्कि का मतलब बड़ा होता है। अनईजी की अगर बात करें, अनईजी का मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं इसको हम लोग व्याकुल कह सकते हैं ना, बड़ा व्याकुल हो गया वो, है ना, व्याकुल हो गया। उसके अलावा साथियों इनएलिजेंट की अगर बात करते हैं, इनएलिजेंट मतलब जो अच्छी नहीं लग रही, देखने में अच्छा ना लगे, उसको इनएलिजेंट कहा जा सकता है। लेकिन अगर ग्रेसफुल की बात करें, ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर। अब कहते हैं साथियों देखिए बड़ा अजीब लग रहा है या बड़ा सुंदर लग रहा है, तो ये दोनों आपस में एंटोनिम ही तो हैं। तो मैं कहूंगा ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल, और ग्रेसफुल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कैप्टिविटी की अगर बात करें, इसका आपको बताना है साथियों एंटोनिम क्या होगा कैप्टिविटी का। यहां पर प्रॉस्पेरिटी फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है साथियों, क्या इसका एंटोनिम हो सकता है, मैं कहूंगा नहीं। फ्रीडम की अगर बात करें, फ्रीडम का मतलब साथियों क्या होता है, आजादी होता है, क्या ये हो सकता है। अच्छा सबसे पहले कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, कैप्टिविटी का मतलब होता है साथियों गुलामी, और फ्रीडम का मतलब होता है साथियों आजादी। यानी कि गुलामी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, आजादी कह सकते हैं। कैप्टिविटी का एंटोनिम साथियों फ्रीडम हो जाएगा, और फ्रीडम का कैप्टिविटी हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप। यानी कि आपको यहां पर बताना है कि स्टडी ऑफ डिसीज को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ डिसीज के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसको साथियों टेलीपैथी कहा जाएगा, टेलीपैथी तो नहीं कहा जाएगा।
इसको पैथोलॉजी कहा जाएगा। पैथोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ डिसीज को, ठीक है ना। एम्पैथी साथियों सहानुभूति को कहा जाता है। एंटीपैथी घृणा को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह के ईगल आई, क्या साथियों ईगल आई एक ईडियम है, इसका मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो ईगल आई का मतलब पता साथियों क्या होता है, इसका मतलब होता है चौकन्ना रहना। क्या चौकन्ना रहना साथियों इसका मतलब होता है। तो मैं कह सकता हूं आई फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, आई विथ शार्प विजुअल पावर। बिल्कुल साथियों विजुअल पावर कह सकते हैं, शार्प विजुअल पावर एन आई। तो कुल मिला के साथियों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस, है ना, मतलब दोस्ती जो है ये हैप्पीनेस बढ़ाती है। और माइजरी की अगर बात करते हैं साथियों कष्ट कह सकते हैं, कष्ट हो गया दुख हो गया, ये क्या करेगी, ये घटाती है। तो घटाती है यानी कि यहां पर आपका साथियों क्या हो जाएगा, कुल मिला के डिमिनिशेस की अगर बात करें, डिमिनिशेस का मतलब होता है साथियों कम करना, यानी कि दोस्ती को बढ़ाती है और माइजरी यानी कि कष्ट को घटाती है, डिमिनिश करती है। तो डिमिनिशेस साथियों यहाँ पर आपका आना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको बताना है इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। देखिए फास्टन की अगर बात करें, फास्टन का मतलब क्या होता है, बांधना, कोई भी चीज बांधना है ना, फास्टन कहते हैं। और इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बिजनेस की स्पेलिंग ऐसे नहीं होती साथियों, BUSINESS ये होती है। और बिजनेस का मतलब व्यापार करना होता है। अगर बात करते हैं साथियों प्लंज की, तो प्लंज का मतलब होता है साथियों डुबकी, क्या इसका मतलब होता है डुबकी। और इवॉल्व की अगर बात करें, इसका मतलब होता है साथियों विकास, क्या साथियों विकसित करना इसका मतलब होता है ना। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे अगर वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि इन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी कि एक ऐसी जगह, इमेजिनरी प्लेस है वो जहां सब कुछ ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको पता है यूटोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथ, तो उसको यूटोपिया कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहे कि नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो आप अपनी नेचुरल स्किल से कर रहे हो, यानी कि वो नॉर्मली जैसे सारे काम आप करते हो वैसे कर रहे हो, तो उसको हम आदत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम आदत कहते हैं। भाई जैसे मैं सारे काम करता हूँ वैसे ये करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी तो आदत है। क्या है साथियों, मेरी तो आदत है। और आदत को सेंस कहते हैं, नहीं। आदत को पैशन कहते हैं, नहीं। आदत को नेक कहा जाता है। तो नेक आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ए पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व क्राइम्स, यानी कि अपराध को एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जो क्राइम्स को, अपराध को इन्वेस्टिगेट्स करता है और उसको सॉल्व करता है, उसको क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको साथियों डिटेक्टिव कहा जाएगा। और डिटेक्टिव कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। देखिए इन्वेंटर का मतलब होता है आविष्कारक, क्या साथियों, इन्वेंटर का मतलब क्या होता है, इन्वेंटर का मतलब आविष्कारक होता है। एक्सप्लोरर की अगर बात करते हैं साथियों, जो खोज करने वाला होता है, क्या साथियों, जो खोज करने वाला होता है ना, उसको एक्सप्लोरर कहा जाता है। और इन्विजिलेटर की अगर बात करें, इसको कहते हैं साथियों निरीक्षक, क्या कहा जाता है, इसको निरीक्षक कहा जाता है। इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह के एक वर्ड आपको दे रखा है मोनोटोनस, इसका आपको साथियों एंटोनिम बताना है। मोनोटोनस का मतलब पता क्या होता है, जैसे कि उबाऊ एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा उबाऊ, के बड़ा ये बंदा बड़ा उबाऊ है ना, मोनोटोनस है। तो अब इसका उल्टा आपको बताना है साथियों। देखिए वेराइड की अगर हम बात करते हैं साथियों, वेराइड का मतलब क्या होता है, कहते नहीं वेराइड मतलब तरह तरह के, है ना, तरह तरह का। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चेंजिंग मतलब क्या होता है साथियों, बदलना होता है। चेंजिंग मतलब बदलना होता है। और इलेबोरेट करना यानी कि उसको विस्तार से बताना, उसको विस्तृत करके बताना। और चेयरफुल की अगर बात करें, चेयरफुल साथियों हंसमुख कह सकते हैं इसको हम लोग। तो अब आप सोच कर बताइए कि उबाऊ का इसमें से उल्टा मीनिंग क्या हो सकता है। देखिए बदलना नहीं हो सकता, विस्तृत भी नहीं हो सकता, भाई हंसमुख भी नहीं हो सकता। हाँ हंसमुख हो सकता है साथियों, हंसमुख भी हो सकता है, और तरह तरह का ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है, कह रही कि रिलायबल, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है और इसका आपसे पूछा जा रहा है साथियों सिनोनिम क्या हो जाएगा। रिलायबल की अगर बात करें, रिलायबल का सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों भरोसेमंद। जैसे हम लोग कहते नहीं भाई ये हमारे लिए भरोसेमंद आदमी है, तो भरोसेमंद इसकी हिंदी हो जाएगी।
है ना। अब आपको इसका सिनोनिम बताना है, तो किसका मतलब साथियों, ट्रस्टेड का मतलब भरोसेमंद होता है, इंटेलिजेंट का मतलब, फॉर्चुनेट का मतलब, वेल्दी का मतलब, मैं कहूंगा ट्रस्टेड का मतलब भरोसेमंद होता है, यानी कि रिलायबल का सिनोनिम साथियों क्या हो जाएगा, ट्रस्टेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने के आशा हैज, अब खाली जगह है, द हाउस ब्यूटीफुल्ली फॉर द पार्टी, यानी कि आशा अपने घर को, है ना, ब्यूटीफुल बना रही है, पार्टी के लिए सजा रही है। तो खाली जगह में क्या आएगा साथियों, सजाने को कहते हैं डेकोरेट करना, यानी कि डेकोरेटेड आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर कहा जाता है कि इसमें 4 सेगमेंट आपको दे रखे हैं, इसमें ग्रामेटिकल एरर है, देयर डॉग इज मोर बेटर ट्रेंड देन आवर डॉग, यानी कि यहां पर अगर बात करें, यहां पर एक हो गया द देयर डॉग इज, यहां पर तक तो सही है साथियों। मोर बेटर साथियों यहां पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ बेटर आएगा, तो मोर बेटर में दिक्कत है, मोर बेटर नहीं आएगा, सिर्फ बेटर आएगा, यानी कि देयर डॉग इज बेटर ट्रेंड देन आवर डॉग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको बताना है कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है। अगर बात करते हैं साथियों क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को कहते हैं साथियों हिंदी में तकिया, तो क्वेश्चन आपका साथियों तकिया हो गया। को स्टडी यहाँ पर लिखा, को स्टडी नहीं होना चाहिए साथियों, कस्टडी होना चाहिए, यानी कि CUS, है ना, और TODY, कस्टडी होना चाहिए, इसका मतलब होता है हिरासत में ले लिया, क्या, हिरासत में ले लिया, इसका मतलब होता है कस्टडी। करटेल की अगर बात करते इसका मतलब होता है साथियों पर्दा। चलिए कस्टर्ड की अगर बात करते हैं, कस्टर्ड क्या होता है, एक डिजर्ट करके होता है साथियों। तो कुल मिला के कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो वही आपका जवाब है, यानी कि द प्रोटेस्टर्स, खाली जगह, व्हेन द पुलिस यूज्ड टीयर गैस, यानी कि प्रोटेस्टर्स ने फिर क्या किया होगा, जब पुलिस ने टीयर गैस यानी कि आंसू गैस का इस्तेमाल किया तो वो भाग गए होंगे। वेव्ड, क्या वेव्ड मतलब भागना होता है साथियों, नहीं, वेव्ड मतलब का मतलब होता है लहराया, तो लहराया थोड़ी ना, लहरा थोड़ी ना जाएंगे जब पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल करा। रिग्रेट की अगर बात करें कि भाई उनको पछतावा होने लगा, पछतावा वो बाद में करेंगे, है ना, पछतावा जो है ना वो तो बाद में करेंगे, पहले तो वो भागेंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, है ना। असम्बल्ड की अगर बात करते हैं, असम्बल्ड मतलब होता है इकट्ठा होना, तो इकट्ठा थोड़ी ना हो जाएंगे। डिस्पर्स की अगर बात करें, डिस्पर्स का मतलब होता है साथियों तितर बितर हो जाना, यानी कि जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो वो तितर बितर हो गए, यानी कि डिस्पर्स्ड हो गए। तो उसके बाद देखिए एलिफेंट इन द रूम, ये एक ईडियम है, इस ईडियम का मतलब आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए एक ईडियम है एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब क्या होता है साथियों, जिसके मान लीजिए कोई दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है, लेकिन उस दिक्कत या उस समस्या के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, तो वहां पर इस्तेमाल होता है एलिफेंट इन द रूम। तो अब आता है इसका आंसर, एन एक्सट्रीमली फैट पर्सन सिटिंग, ये तो नहीं होना चाहिए। ए वाइल्ड अनटैम्ड एनिमल, एनिमल का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, कहने के एन ऑब्वियस इशू लेफ्ट अनएड्रेस्ड ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी, बिल्कुल साथियों एक इशू है ना, जो एक तरीके से अनएड्रेस्ड है ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने के रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ, रवि टोल्ड बैक सून, ऐसे नहीं होगा, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, यानी कि रवि ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि ही वुड रिटर्न, उसके बाद यहां पर आएगा साथियों रिटर्न के बाद बैक सून, टाइपिंग मिस्टेक होगी, बैक सून यहां पर आना चाहिए, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे रवि टोल्ड ये एक हो गया, है ना, उसके बाद हिज फ्रेंड के बाद एक हो गया, 4 सेगमेंट हो गया। दिक्कत आपको बताने, इसमें दिक्कत साथियों कहां पर आपको लग रही है, चलिए देखिए, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड रिटर्न बैक, अब देखिए यहां पर रिटर्न भी आ गया, बैक भी आ गया, रिटर्न सून हो जाना चाहिए, यानी कि यहां पर बैक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, रिटर्न ही खाली सही है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों रिटर्न, चलिए रिटर्न सून होना चाहिए था। अगला देखिए, कहने के परस्यूट की अगर बात करें, एक वर्ड दे रखा है, इसका आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, परस्यूट का मतलब क्या होता है, किसी को राजी करना, है ना, क्या साथियों, किसी को राजी करने को कहा जाता है परसुइड, है ना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा भाई, किसी को किसी काम से रोकना, है ना। तो हल्ट मतलब क्या होता है, हल्ट मतलब होता है साथियों रुकावट, है ना, कि भाई आगे चलकर हल्ट आएगा, यानी कि कोई रुकावट आएगी। मीठी बातों से मिला लेना, इसको कहते हैं कॉक्स,
लीड की अगर बात करते हैं भाई कौन हमारी टीम का लीडिंग कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, इनके नेतृत्व कौन करना है ना। बोलबाला इंग्लिश हिंदी में कहते हैं साथियों स्वयं को। तो मैं कहूंगा हल्ट ही यहाँ पर हो जाएगा, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कहने के द गवर्नमेंट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 100 लो फ्लोर बसेस टू एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। अच्छा भाई यहाँ पर एक खाली जगह होना चाहिए साथियों, यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, ऑटोमोबाइल निर्माता है, इसने 100 बसें बनाई हैं, है ना। तो इसके लिए इसको रिवार्डेड किया है, इसको गिफ्टेड किया है, इसको अवॉर्डेड किया है, इसको ग्रांटेड किया है। तो इसको अवॉर्डेड दिया गया है, अवॉर्डेड एक तरीके से सातु किया गया, यानी कि उसको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन नंबर सी वाला वर्ड आपका आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग के सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही शानदार ये रीजनिंग के सभी सवाल हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा और अपनी तैयारी को साथियों मजबूत करिएगा। चलिए तो पहला सवाल है, इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग एक बार मुझे बताइए। आपके सामने साथियों कथन है, आपके सामने निष्कर्ष है, करके सभी चूहे कुत्ते। तो मान लेते हैं साथियों कि हमने चूहे बना लिए और सभी चूहे जो है ना क्या है साथियों, सभी चूहे कुत्ते हैं और करके कुछ चूहे मुर्गियां हैं। तो इतने चूहे यानी कि कुछ चूहे जो है ना, ये क्या बताया गया, मुर्गियां, तो कुछ चूहे मुर्गियां होंगे। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। करके कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते नहीं साथियों, सभी चूहे कुत्ते। क्या साथियों, सभी चूहे यहाँ पर जो है ना वो क्या है, वो साथियों यहाँ पर कुत्ते हैं। चलिए कह रहे कि कुछ मुर्गियां चूहे हैं, कुछ मुर्गियां चूहे हैं, बिल्कुल इतनी मुर्गियां जो है ना वो चूहे हैं। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कुछ चूहे कुत्ते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर हम एक ये भी हो सकता है कि जब सारे चूहे है ना, जब सारे चूहे कुत्ते हैं तो कुछ चूहे भी तो कुत्ते हुए, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। तो ऐसा लिखा हुआ है क्या, देखिए निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं, अतः केवल निष्कर्ष 2 पालन करता चाहिए तो नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी वाला आपका हो जाएगा। ये कुछ नहीं लाइन है, सिर्फ इतनी लाइन आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि उस वे नारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। भतीजी, ब्यूटिशियन, महिलाएं। देखिए जो भी भतीजी है ना वो फीमेल है, यानी कि वो महिलाएं होंगी। तो मान लेते ये महिलाएं हो गई, ये भतीजियां हो गई, और हो सकता हो कुछ भतीजियां ब्यूटिशियन हो और कुछ महिलाएं ब्यूटिशियन हो, तो ये ब्यूटिशियन हो गई। तो ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, ये मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, एक काम करते हैं साथियों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक, यहाँ पर ओ भी लिखा हुआ है और खाली जगह है, के एम लिखा हुआ और फिर एक खाली जगह है, और फिर ओ पी के लिखा हुआ है, फिर एक खाली जगह है, फिर ए ओ लिखा हुआ है, फिर साथियों 2 बार खाली जगह है, और फिर एम और ए लिखा हुआ है। आपको बताना इन खाली जगह में क्या क्या आएगा। सबसे पहले काउंट कर लीजिए सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो मेरा मानना है साथियों 5 5 का पेयर बन रहा होगा। तो 5 का बना लीजिए, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप देखो साथियों अंत में ए आ रहा है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो जाहिर सी बात है ए यहाँ पर भी आएगा, ए बना लिया मैंने। आप देखो अंत में साथियों एम ए है, एम ए यहाँ पर भी है, एम ए यहाँ पर भी है, तो एम ए साथियों यहाँ पर भी हो जाएगा। अब हमें पूरा मिल गया है ओ पी के एम ए, तो ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए। तो अब आपको देखना है कि आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा हुआ है। आपने अपने पेन से साथियों पी लिखा है, आपने अपने पेन से ए लिखा है, आपने एम लिखा है, आपने पी और के लिखा है। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये सारे के सारे साथियों ऑप्शन है ना, क्या है, ऑप्शन है, और यहां पर आपको बताना है साथियों क्या आएगा। अच्छा मैं लिख देता हूं साथियों, देखिए 6 है, 15 है और 48 है। उसके नीचे साथियों 7 है, 17 है, और साथियों क्या है 55 है, और फिर साथियों 13 है, और फिर 29 है। आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए ये 6 15 48 ये कैसे यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश आप लोग करिए। देखिए अगर हम साथियों इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि 6 और 15 को क्या कर दें, 6 और 15 को आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, 21 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब साथियों 21 की गुणा अगर हम बात करते हैं साथ, हमें 48 बनाना है। 21 की गुणा अगर हम 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 42 में हमें कितना जोड़ना है साथियों, अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो हमें 48 मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जो रूल्स हमने अपनाए वही रूल्स इनको अपनाने पर ये 55 आ जाता है, तो रूल्स हमारा सही है। अब 7 17 से 55 कैसे बनाया गया है, देखिए ये दोनों आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 7 + 17 पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, मेरे हिसाब से 24 हो जाएगा, है ना। तो 24 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। अब 24 की गुणा भी 2 से कराई जाएगी तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 48 में कितना प्लस किया जाएगा, 55 साथियों यहाँ पर आ जाए। देखिए यहाँ पर साथियों 7 ऐड किया जाएगा, बिल्कुल 7 ऐड, पहले 6 ऐड किया था, अब 7 ऐड किया गया है, तो मेरे ख्याल से अब उसके बाद 8 ऐड किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिए, पता है ये 6 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर ये 6 है। ये 7 क्यों ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ पर 7 है। अच्छा ये है, ठीक है, और जानकारी मिल गई। अब देखिए 13 + 29 को आप सबसे पहले जोड़िए, कितना आ जाएगा, ये 12 हो गया, 9 3 12 हो गया, और ये 4 हो गया, है ना। अब इसकी गुणा 2 से कराइए तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें कितना जोड़ना है, 13 जोड़ना है, क्योंकि ये नंबर 13 यहाँ पर है। तो जोड़ लीजिए साथियों, 84 और 13 कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये आपका यानी कि 107 हो गया। क्या 107 कहीं ऑप्शन में है? 13 + 29 की अगर बात करें कितना हो जाएगा, 9 3 12, है ना, 12 का 2 हासिल लगा 1 3 4 42 हो गया, 42 दूना। अच्छा 42 दूना की अगर बात करें 84 हो गया, है ना। 84 की अगर बात करें, 84 में अब 13 जोड़ें, अगर 84 में अगर 13 हम जोड़ते हैं तो ये 7 आता है, 97 आएगा। 107 कैसे लिख दिया, 10 बढ़ा के बाद तो बोल रहा हूं मैं। तो 97 साथियों यहाँ पर आएगा, और 97 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि रेड को 39 लिखा जाता है, डॉग को 26 लिखा जाता है, तो वाई ए के वैक को क्या लिखा जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आर की अगर हम बात करें ना, देखिए यहां पर अगर हम बात करें आर की अगर बात करें, आर के जो लेटर्स हैं उनको आप जोड़ लीजिए एक बार। जैसे आर 18 पर आता है, ए 1 पर आता है, टी 20 पर आता है, बी 18 और 1 19 हो जाएगा, 19 और 20 39 ही तो होता है, ये 39 ही तो लिखा हुआ है ना। उसी प्रकार देखिए डी 4 पर आता है, ओ 15 पर आता है, जी 7 पर आता है, 7 4 11 हो जाएंगे, यानी कि ये तो 26 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 26 लिखा हुआ है। तो वाई 25 पर आता है, ए 1 पर आता है, के 11 पर आता है, तो ये कितना हो गया साथियों, 25 35 36 37 हो गया। क्या 37 ऑप्शन में है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप एमटीएस के एग्जाम में रीजनिंग और मैथ के सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये क्लास साथियों आपको डेली मिलेगी। आपको इन क्लासेस को डेली देखना होगा बहुत अच्छे तरीके से। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें, कहा गया है कि जैसे 7 से 113 बनाया गया है, ठीक है, वैसे ही साथियों यहाँ पर क्या 15 से 481 बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 11 से साथियों कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, एक बार फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए 7 से 113 बनाना है तो क्या टेक्निक हम अपना सकते हैं, काम करते हैं साथियों, इस नंबर का हम स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना। अब 49 हो गया। अच्छा 49 की अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो 98 हो जाएगा, 98 हो गया। अब हम इसमें कितना प्लस करें मुझे बताइए जरा, अब हम इसमें कितना प्लस करें। अब तो डायरेक्ट साथियों इसमें 15 ऐड करने को बोल रहा है, लेकिन हम 15 ऐड नहीं ऐसे कर सकते। हम क्या करेंगे, हम इस 7 का, है ना, हम इस 7 को प्लस कर सकते हैं, यानी कि 7 का गुणा, यानी कि प्लस 7 गुणा 2, है ना, और फिर हम प्लस कर सकते हैं साथियों 1, ऐसे आएगा 113। तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि 98 और 14 कितना हो जाएगा, 98 और 14 कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो गया। ये आपका 10 11 यानी कि 112 हो गया, और इसमें एक ये जोड़ दिया तो कितना हो गया, 113 हो गया, यानी कि इसको कैलकुलेट करके 113 आ गया है। अच्छा यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक लगा होगा, जैसे कि 15 है, जैसे हमने 7 का स्क्वायर कराया था तो 15 का स्क्वायर कराएंगे, कितना आ जाएगा साथियों, 225 आ जाएगा। अब इसकी भी हमने गुणा 2 से कराई थी, इसकी भी गुणा 2 से कराई, देखिए कितना आता है, 2 पंजे आपका 10 आ गया, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, 2 दूना 4 यानी कि 450 आ गया। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बिल्कुल सही। अब इसका हमें गुणा 2 से, जैसे कि हमने इसकी गुणा 2 से कराई थी, ऐसे हम इसकी गुणा 2 से कराएंगे तो 15 दूना 30 आ जाएगा,
और उसके बाद हमने 1 जोड़ा था तो इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे, है ना। तो ये 480 आ गया। जब 1 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा साथियों, 481 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पर अगर बात करते, किधर गया, ये गया, 480 आ गया। 1 जोड़ेंगे तो 481 आ जाएगा। यानी कि ठीक यही चीज हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले 11 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 121 की 2 से गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा 2 से कराएंगे, सब में गुणा 2 से की गई है, यानी कि 22 आ जाएगा यहाँ पर साथियों, ठीक है ना। तो इसमें आप 22 जोड़ दोगे और 4 आ गया, 6 आ गया, 2 और फिर प्लस 1 जोड़ दोगे तो 265 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और 265 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक आकृति दिख रही होगी, एक सर्किल में आर लिखा हुआ है और कुछ डॉट्स लिखे हुए हैं। आपको ये देखकर बताना है कि जब ये साथियों शीशे में देखोगे आप ना, तो ये कैसी आपको साथियों यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं साथियों हम लोग, है ना। एक सर्किल मान लीजिए आर ऐसे है, तो ये तो मैं कह सकता हूं आर ऐसे देखने को मिलेगा, बशर्ते, बिल्कुल, है ना। अब देखिए 2 डॉट यहां पर है तो 2 डॉट यहां पर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आप 3 डॉट यहां पर है तो 3 डॉट यहां पर आ जाएंगे, ये आ गया। ऐसे ही कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं, है ना, यहां पर भी नहीं, यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अभी मैथ के सवाल भी साथों में आपको कराऊंगा, इसलिए जाना आपको कहीं नहीं है। अगर एमटीएस एग्जाम में आपको बैठना है और इस एग्जाम को फतेह करना है अच्छे तरीके से, तो ये सारी क्लासेस के सारे सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। जो मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको दूं, उनको आपको समझना होगा। अगला सवाल देखिए, विटीकल्चर का अंगूर से वही संबंध है जो फ्लोरिकल्चर का किससे होगा, तो फ्लोरिकल्चर का संबंध तो साथियों फूलों से होता है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि SRQ है, उसके बाद PON है, उसके बाद कौन से 3 लेटर यहां पर आएंगे, और उसके बाद JIH है, और उसके बाद GFE है। ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है S19 पर होता है, P 16 पर होता है, 3 घटाया गया है, और J से G में भी 3 घटाया गया, यानी कि P में P 16 पर होता है, यहाँ पर 3 घटाएंगे। तो जब 3 घटाएंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका M आ जाएगा, यानी कि 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13 पर M होता है, ठीक है। R 18 पर होता है, O है, यानी कि 3 घटाया गया है। I 9 पर होता है, F 6 पर होता है, 3 घटाया गया, यानी कि यहाँ पर भी 3 घटाया जाएगा। O 15 पर होता है, 3 घटाया जाएगा, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों L आ जाएगा। उसके बाद Q से N हुआ है, 3 घटाया गया है, N में 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा साथियों, K आ जाएगा, यानी कि MLK कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल नंबर सीरीज वाला सवाल है। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। करके सबसे पहले 6 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 1942 ही आना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं साथियों हम लोग यहाँ पर। देखिए अगर हम 6 से 22 बनाए तो मेरे हिसाब से पहले इसकी 3 से गुणा करा लो, 6 तियां 18, है ना, और उसमें साथियों आपको 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार अब आप इसकी गुणा, देखिए मैंने 4 से क्यों नहीं कराई और 2 माइनस क्यों नहीं किया, फिर हमें इसकी भी 4 से गुणा कराना पड़ती, फिर ये 88 हो जाता बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने इसकी 3 से गुणा कराई। अब 3 से गुणा इसकी कराई तो इसकी भी 3 से गुणा कराओ, क्या हो जाएगा साथियों, 66 हो जाएगा। तो अब 70 लाने के लिए इसमें हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी हमने 4 जोड़ा तो इसमें भी हम साथियों 4 जोड़ेंगे। इसकी भी गुणा 3 से करो, कितना हो जाएगा, 70 3 210। अब 4 जोड़ दोगे तो 214 हो जाएगी, यानी कि इसकी भी गुणा 3 से करो और 4 जोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा बहुत आराम से। चलिए तो 3 चौक 12 हो गया, है ना, और 3 एकम 3 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, इसमें 4 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 6 4 6, यानी कि 646 यहाँ पर आ जाएगा। 646 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। यानी कि 2 बहनों राजनी और रानी की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है 3:4, तो राजनी की वर्तमान आयु क्या होगी। मान लेते हैं साथियों क्या, तो अगर राजनी की 2x आयु है तो 3x आयु कितनी है, रानी की है, कहने के 6 वर्ष के बाद, तो इसमें 6 जोड़ लीजिए। 6 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात होता है आयु का वो 3:4 होता है। राजनी की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही, राजनी की वर्तमान आयु 2x है,
यानी कि आपसे 2x की वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए तो x का मान सबसे पहले निकाल दीजिए, फिर 2x का मान भी बहुत आराम से निकल आएगा। तो 4 की गुणा 2 से x से करिए, 4 दूना 8 यानी कि 8x हो गया, 4 छंग आपका 24 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 3 तिया 9x हो गया, है ना, और 3 छंग 18 हो गया। अब देखिए 9x है ये, बराबर के उधर है 8x, प्लस का है, अभी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 24 है इधर, और ये बराबर के उधर है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9x में से 8x जाएगा तो सिर्फ एक x बचेगा, यहाँ पर साथ 6 बचेगा, यानी कि x बराबर आपका 6 आ चुका है। तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा 6 होगी, कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। तो 12 वर्ष किसकी आयु होगी, राजनी की आयु होगी, राजनी आपका जवाब हो जाएगा। अगर आपसे रानी की आयु पूछी जाती तो रानी की आयु 3x है, यानी कि आप 3 गुणा 6 करते तो 18 वर्ष आती, फिर 18 वर्ष ये साथियों किसकी, रानी की आयु हो जाती। चलिए खैर, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कहने के एक निर्माता ने एक वस्तु 1400 के मूल्य अंकित किया। अच्छा, यानी कि एक वस्तु पर उसने कितने रुपए लिख दिया, उसने लिख दिया कि भैया ये तो 1400 रुपए की है ना, और उसके बाद एक खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर इसे बेच दिया। 25% की इसको छूट पर बेचा गया, यानी कि इसको 75% में बेचा गया होगा, यानी कि जिसने इसे बेचकर 12% का लाभ कमाया। खुदरा विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा। पहले ये देख लीजिए कि 1400 अंकित मूल्य पर जब 25% की छूट दी गई और उसको बेचा गया तो वो कितने रुपए की बिकी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, 75 की गुणा 14 से कर लीजिए, है ना, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ये पूरा 30 हो गया, ये 75 आ जाएगा, 0 5 और ये 10, यानी कि 1050, है ना, 1050 रुपए की वो वस्तु आई जब 25% की उसको छूट दी गई। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहे हैं कि इस पर 12% का लाभ अर्जित किया गया, तो अगर 1050 रुपए की वस्तु पर 12% का लाभ अर्जित किया जाएगा तो वो कितने की हो जाएगी। देखिए जरा, यही चीज आपसे बस पूछी जा रही है। तो 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो साथियों 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यानी कि 21 की गुणा 56 से आप लोग करा लीजिए। 6 एकम 6, 6 दूना 12 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 1 और 1, यानी कि 1176 रुपए खुदरा विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा होगा। तो साथियों 1176 में बेचा होगा। चलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर की विमाओं वाले एक कमरे की 4 दीवारों पर 2 रुपए मीटर प्रति स्क्वायर, क्या 2 रुपए मीटर प्रति स्क्वायर की दर से पुताई कराई जानी है, पुताई करानी जानी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करिए साथियों, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्या साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कमरों के 4 दीवारों, क्या साथियों, कमरों के 4 दीवारों का क्षेत्रफल साथियों कितना होता है, इसका एक सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। 2 हो जाएगा, L प्लस B कितना है, यानी कि 12 प्लस 15, और ऊंचाई कितनी है साथियों 20 है, तो ये आपका आ गया है। इसको अगर कैलकुलेट करो तो 2 से 20 की करोगे 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साथियों आपका 27 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 27 की गुणा साथियों 4 से कर लीजिए, 40 से करिए 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 दूना 8, 9 10 हो जाएंगे, यानी कि 1080 यहाँ पर आ चुका है, 1080 साथियों यहाँ पर आ गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई इतनी इतनी तो विमाएं हैं एक कमरे की, है ना, तो एक कमरे की 4 दीवारों पर 2 रुपए मीटर स्क्वायर, यानी कि कितने मीटर आया है, 1080 मीटर इसका क्षेत्रफल आया है। यानी कि अगर इतनी विमाओं वाला एक कमरा है तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है, 1080 मीटर आया है। लेकिन 1 मीटर का खर्च भैया 2 रुपया है, तो पूरा टोटल खर्चा कितना आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी गुणा आप 2 से करा लीजिए, क्योंकि इतने मीटर है और 2 रुपए 1 मीटर का खर्च आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 2 अट्ठे 16 हो गया, है ना, 2 एकम 2, यानी कि 2160 रुपए का टोटल खर्च आएगा। 2160 रुपए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि ए से बी तक के ट्रेन और बस के किरायों का अनुपात, यानी कि कोई दूरी है साथियों ए से बी तक की, अगर ट्रेन और बस 2 चीजें हैं यहाँ पर, अगर ट्रेन का किराया 3 रुपए है तो बस का किराया 5 रुपए है,
या ये भी कह सकते हैं ट्रेन का किराया 30 रुपए है तो बस का किराया 50 रुपए है। कह रहे कि यदि ट्रेन का किराया 15% बढ़ जाता है और बस का किराया 10% बढ़ जाता है तो ट्रेन और बस के नए किरायों का अनुपात क्या होगा। एक काम करिए साथियों, 3 रुपए मान लीजिए किराया है ट्रेन का, इसमें कितना 15% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि इसका 115% निकालिए। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। एक काम करिए, बस का किराया कितना है, 5 रुपए है। अब इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है तो इसका 110% निकाल लीजिए। तो हमें साथियों ट्रेन और बस के नए किराए पता चल जाएंगे, फिर उसका अनुपात हम निकाल दें। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको कट करिए पहले सबसे, 5 दूना 10, 5 तियां 15, 5 दूना 10, 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया साथियों 3 गुणा 23/20 आ गया। इसकी अगर बात करें, इसको 0 से 0 आपका यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और 5 एकम 5, 5 दूना 10 आ गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया साथियों 11/2 आ गया। कितना आ गया साथियों यहाँ पर आपका 11/2 आ गया। इतनी बात क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। है ना। अब उसके बाद साथियों देखिए, अगर आपके यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके अगले चीजें हम लोग यहाँ पर साथियों देख लेते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर ये क्या आ गया आपका, ये आपका साथियों यहाँ पर आ गया 3 गुणा 23/20 और ये हो गया साथियों ट्रेन का किराया का अनुपात, और ये हो गया साथियों आपका बस का किराया का अनुपात। देखिए इससे 20 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट होगा, यहाँ पर साथियों 10 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, 10 आ गया साथियों यहाँ पर, है ना। अब साथियों इस 11 की गुणा इस 10 से हो जाएगी, यानी कि 3 गुणा, अगर हम 3 गुणा 23 कर दे तो कितना आ जाएगा साथियों 69 आ जाएगा, और 11 गुणा 10 से कर दे तो 110 आ जाएगा, यानी कि इनका जो अनुपात है वो 69/110 आया, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास। इस वीडियो को एक बार लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप हमारी सारी पिछली वीडियोस को देख सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो जितनी भी क्लासेस आप डेली आए उनको डेली आपको साथियों देखना है, अगर आप वाकई में अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।